अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप सुन रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। किताब का नाम है ज़ाविया और इसके मुसन्निफ़ हैं इशफ़ाक़ अहमद साहब। इस किताब के कुछ मज़ीद सफ़ात आज हम देखेंगे। बच्चों की नफ्सियात आज का टॉपिक है। आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। बच्चे की नफ्सियात के बारे में बहुत सी दलीलें एक दूसरे के मुतज़ाद भी मिलती हैं कि ये बच्चा काम करता है या नहीं करता। तो मेरा इससे कोई ऐसा तारुफ़ नहीं था और मैं साइकोलॉजी के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था जितना कि मेरे हमसफ़र जानते थे। मेरा ये वाक़या 1952 का है और ये मुझे शहज़ाद की फ़रमाइश पर फिर याद आ रहा है। बहुत देर की बात है। मैं 1952 में मुल्क रोम में था। रोम यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाता था और साथ साथ फ्रांसीसी और इतालवी पढ़ता था। वहाँ पर हमारा एक दोस्त था मसूदी रियाक। वो बहुत अच्छा मुसव्विर था। बहुत अच्छे से मुराद मेरी ये है कि इसकी तस्वीरें गाहे बगाहे बिक जाती थीं और वो हमारा दोस्त था तो इसके साथ इधर अल्ले तल्ले करने में रोम में घूम फिर लेता था। वो अच्छा शरीफ आदमी था। हमें बहुत आसानी होती थी क्योंकि उसके पास कुछ पैसे होते थे। हम 3 दोस्त थे, रियाक में और एक हरीचंद जो हिंदुस्तान का था। हम इस ताड़ में रहते थे कि कोई अच्छा सा मौका हमें ऐसा मिले कि जहाँ पर हम पैसे खर्चे बगैर घूम सकें और इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि पता नहीं कितनी देर यूरोप में रहना है। तो इन दिनों 31 दिसंबर 1952 को रियाक की एक तस्वीर बिक गई तो उसने कहा मैं तुम्हें दावत करूँगा वियाविनी तो के ऊपर, जहाँ पर एम्बेसीज हैं। बहुत कीमती सड़क है, जैसे हमारे यहाँ शाहराए कायद आज़म है। इस रेस्टोरेंट में, जिसका नाम अली बाबा 40 चोर था, वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। एक बेसमेंट में रेस्टोरेंट में बड़े खूबसूरत 40 मर्तबान थे, सतूनों की एक जगह बने हुए, और इसके ऊपर छत उठाई हुई थी और इसके अंदर ऑर्केस्ट्रा बड़ा खूबसूरत बजता था। हमारी खुशकिस्मती कि वहाँ आमतौर पर एक्टर लोग ज़्यादा जाते थे। आम आदमी के वहाँ इतनी पहुँच नहीं थी कि वहाँ पहुँच सकता। ये जो हमारा एंथोनी क्वीन था, उसको वहाँ आने का बहुत शौक़ था। एंथोनी क्वीन की एक बड़ी अजीबोगरीब आदत थी कि औरतों जैसा मिजाज था उसका। हर वक्त अपने साथ एक शीशा रखता था, 2 मिनट बाद निकाल के थोड़ी लिपस्टिक लगाता था। इतना नाजुक मिजाज और यूँ करके बाल। एंथोनी क्वीन से हम बहुत मुतासिर थे, वहाँ के लोग भी मुतासिर थे और फिर उससे वहाँ मिलना हुआ। इन्हीं दिनों हमारे मशरक़ी पाकिस्तान के रबीउद्दीन वहाँ पर फिल्म डायरेक्शन की कुछ तालीम लेने आ गए। हमारी इवनिंग क्लासें होती थीं, इसलिए मैंने उन्हें कहा 6 महीनों का कोर्स है, इसमें आपको पता चलेगा कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है, लाइटिंग कैसे की जाती है। तो चीनी चिता हम जाने लगे। हमारे जो उस्ताद थे, प्रिंसिपल थे, रेक्टर थे, वो थे विक्टोरिया डिसिका। उनकी एक बहुत मशहूर बाइसिकल थी। तो डिसिका साहब के सामने जान में तलमस तह किया, लेकिन हम डिसिका साहब से तो ना तो इतना डरते थे क्योंकि उनका मिजाज अच्छा ना था और ना उनसे इतने ज़्यादा मुतासिर थे जितने इन एक्टरों से जिनका के पेंतरा और तरह का था। तो एक दफ़ा उन्होंने हमसे क्लास में सवाल पूछा, भाई बताओ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल रोल कौन सा है जो एक्टर कर सकता है। मुझे बात याद आ गई। हम सब ने हाथ खड़े किए। तकरीबन लड़के लड़कियों का मुश्तरक का जवाब था कि हिंचबैक ऑफ नोट्रे ड्रम बहुत मुश्किल रोल है। तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, दुनिया में सबसे आसान रोल हिंचबैक ऑफ नॉस्ट्रडम का रोल है, क्योंकि टूटी हुई नाक, गंदी शक्ल, बदनसीब आदमी, सारी हमदर्दियाँ उसके साथ, वो रोल तो कोई भी आदमी कर सकता है, वो तो सबसे आसान है। हिंचबैक ऑफ नोट्रेडम अगर किसी ने किया है तो आप उसे बड़ा एक्टर ना माने। मुश्किल तरीन रोल ये है कि आम घराने का एक आम बाप है, टोपी उतार के रखता है, छतरी पकड़ कर रखता है, दफ्तर से आता है और फिर उसको अपना रोल करना है जो सबसे मुश्किल है। वो क्या करे, उसके पास कोई सहारा नहीं। ये बात दूसरी तरफ चली गई तो हम चले गए अली बाबा 40 चोर वाले रेस्टोरेंट में। 31 दिसंबर की रात में तुम्हारी वहाँ लगवाऊंगा और तुम देखोगे कि दिन किस तरह तलू होता है
और साल किस तरह ख़त्म होता है, क्या क्या कुछ हंगामा होता है। हम बड़े खुश थे। हम वहाँ चले गए तो जाकर जब देखा तो छमाछम बैंड बाजे बज रहे थे और दुनिया जहाँ के एक्टर एक्ट्रेस आए हुए थे। सारे तकरीबन वहाँ पर मौजूद थे और वो बड़ा अच्छा ज़माना था जब पोस्ट हॉस्टल में इटली की बन रही थी इमारतें। जब वहाँ गए तो वहाँ स्टेज के ऊपर ब्लैक नेगरू थे। इस ज़माने में ब्लैक ड्रम्स का बहुत रिवाज था, अब नहीं रहा। बीट बहुत प्यारी थी, हर एक का नाचने को दिल कर रहा था। अचानक रियाक उठा। हम समझे शायद कोई अपनी चीज़ ड्रिंक कोई सिगरेट लेने गया हो। जाकर उनसे मिला, म्यूज़िक वालों से, और फिर लौट कर वापस आ गया तो अचानक एक ऐलान हुआ। मैंने कहा, बोधी वाला चढ़िया कार हूँ, बेचारा गीड़ा गुनामा, प्याला लिया रूप हनेड़ा, हज़ार हाँ भेडां चार दियाँ, बेकदरां दियाँ नारियाँ भेडां चार दियाँ। जब ये शुरू हुआ तो उन्होंने लहर उठा ली। जनाब, इधर से जिम छकदार शुरू हुए। मुझे खाली यही बंद याद आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। मैं ये गाता रहा आधा घंटा तक। अब वंस मोर शुरू हो गया। मैं वहाँ का हीरो बन गया। अच्छे अच्छे गाने वाले आए हुए थे, नामवर गाने वाले पीछे हो गए। उन्होंने कहा, नहीं सिनोरे नहीं, इशफाक अहमद दे नीवे दिनाल तर दिलोता आला कंतार। मैंने कहा, जी बस मेरा इतना ही गाना था। अब जब मैं बैठ गया तो मैंने कहा, तुमसे मैं बाद में बदला लूँगा। अब चूँकि मुझे इतनी शीर्षक मिल रही है तो लोग आगे मुझसे दस्तखत करवाने लगे ऑटोग्राफ के लिए। मैं इसको दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ। इशफाक अहमद, मैं जिस मेज़ पर बैठा हूँ वहाँ पर एक बहुत मोअज़्ज़िज़ चौधरी बना हुआ था। दूर एक मेज़ थी, उस पर एक नहायत ग्रेसफुल खातून थी, अकेली चुपचाप बैठी हुई थी। और उन्होंने पलट कर ऐसे मेरी तरफ देखा तो मेरी बिल्कुल सिट्टी गुम हो गई। यानी इसका कुछ ऐसा चार्म था कि उसकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी थी। मैं उसके पास बाअदब चला गया। उसने कहा, से कम वाह। मैं बैठ गया तो उसने कहा, गिव मी साइन, मुझे भी दें ऑटोग्राफ। मैंने उस पर लिखा, बखिदमत मलका आलिया एंग्रोड बर्गमान, और नीचे अपना नाम लिखा। अब उसके बाद वो अंग्रेज़ी में पूछती है, व्हाट यू हैव रिटन। तो मैंने कहा, आई हैव रिटन योर नेम। और ये मुझे बड़ी आरज़ू थी। मैं खुश इसलिए उठकर आ गया था कि इतने करीब से इतनी बड़ी आर्टिस्ट को देखने की हसरत थी, तो आपकी खिदमत में आ गया। वो कहने लगी, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा, सिनेरियो बर्तो रुसीलनी, इससे भी मिलने को मेरा बड़ा जी चाहता है। वो उसके खावन थे जो रसीलनी। तो उसने अपना कार्ड देते हुए मुझे कहा, मुझे रिंग करें, मैं आपको वक्त दूंगी फ़लाँ दिन। और फिर आप आई तो मैंने वहाँ से आकर सबको बताया। एक दिन मैंने टेलीफ़ोन किया, उसने कहा आप आएँ और दोपहर का खाना हमारे साथ खाएँ। रसीलनी बावजूद इसके कि वो सेट पर होंगे, लेकिन उन्होंने वादा किया कि मैं आ जाऊँगा और खाना इकट्ठे खाएंगे। दिस विल बी सॉर्ट ऑफ फैमिली यूनियन। हम तुमको एक घर का ही बंदा समझते हैं। मैंने कहा, जी आई एम ऑनर्ड, इज़्ज़त अफजाई की बात है। तो लो जी, मैं वहाँ पहुँचा, कार चलाता। पोलैन उसे कहते हैं, तो पोलैन के मैनी है चूहिया कार। साबंदानी तो आप लोगों ने यहाँ नाम रखा है, इसी को तो पोलैन चूहिया कार कहते हैं। अब मैंने पोलिनो में वहाँ पहुँचा, विला कोई रोम से 21-22 किलोमीटर के फासले पर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा ख्याल था कि अमीर लोग हैं तो अच्छा खासा बड़ा सा घर होगा, लेकिन जी वो तो इतना बड़ा घर था और इतने एकड़ पर फैला हुआ था कि मेरी सिट्टी गुम हो गई उसको देखकर। बाहर खड़े दरबार ने पूछा, आपको किससे मिलना है। सिनोरियो पाकिस्तान, मैंने कहा। कहने लगा, सी कमादी। उसने वहाँ से टेलीफ़ोन किया, अंदर से उसे कहा गया, हाँ बड़ा गेट खोल दो, आने दो अंदर। अब मैंने वहाँ बड़ा गेट खोल के छोटी कार अंदर दाखिल की तो ये ज़िंदगी की शर्मिंदगियों में से एक थी। उन्होंने बड़ा दरवाज़ा खोला कि कोई मिलने वाला है और उसमें चूहिया जा रही है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, या अल्लाह ऐसी कार, काश इस वक्त के लिए और बड़ी मिल जाती, कम से कम लेमोसीन होती। मैंने जाके उसको रोका। उस चौकीदार ने कहा, अभी आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, आगे आपको एक और ब्रिक अंदाज मिलेगा बावर्दी, वो आपको
ले जाएगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं पैदल चलता रहा पटरी के ऊपर, दोनों तरफ बहुत खूबसूरत लॉन थे। आगे गए तो एक और बावर्दी आदमी मिला। उसने बड़े अदब से सलाम किया। उसने कहा आइए मेरे साथ, और वो लेके चला। एक बरामदा बड़ा खूबसूरत और उसके ऊपर बेलें लटकी हुई। उसने वहाँ जाकर कहा मेरी हद यहाँ ख़त्म होती है, आप अब एक और साहब के साथ चले जाएं। एक और साहब जो कि औरत और मर्द थे, तो उनको मैं ग्रीट करके उनके साथ चला। तो उन्होंने कहा मैडम बहुत खुश थी, सबको बताया था कि हमारे यहाँ एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान आ रहा है। मैं आगे चला गया, जाके एक बड़े हाल में उन्होंने मुझे उस खातून ने उस मर्द ने बिठा दिया। एक लंबी सी मेज़ थी काले स्याह रंग की, और उसके ऊपर मैं अकेला बैठा था। तो उन्होंने कहा हमने मैडम को अनाउंस कर दिया है, वो आती होंगी। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा वो माज़रत कर रही हैं कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बैठे बैठे मुझे कोई मुश्किल से 4-5 मिनट हुए थे, और मैं थोड़ा सा बोर भी हो रहा था। वहाँ सीढ़ियाँ थीं 8-10, वहाँ से टप टप करता हुआ एक लड़का, जिसने नीली निक्कर पहनी हुई थी, काले स्याह बूट और कितने सारे बटनों वाली एक जैकेट पहनी हुई थी, वो नीचे उतरा। लड़का कोई 7-8 साल का था। नीचे उतरा, खटखट करता मुझ तक पहुंचा। मैंने उसको मुस्कुरा कर कहा बिंजू जी, तो उसने कोई जवाब ना दिया और सीधे मेरे पास आकर खड़े होकर गौर से मेरी शक्ल देखने लगा। अब मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा था। मैंने उसको कहा हाउ आर यू बिलोंग टू अ रिच क्लास। उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। फिर उसने कोहनी रख के मेज़ के ऊपर जहाँ मैं था ऐसे मेरी शक्ल देखी। अब एक आदमी का चेहरा इतना करीब हो, इस एंगल पर हो, बड़ी परेशानी का बायस बनता है। उस ज़माने में मैंने थोड़ी थोड़ी मूंछें रखी हुई थी। एक आर्टिस्ट था डाली, वो अपनी मूँछों को मोम लगा के ज़रा ऊंची रखता था। मैंने भी डाली के फैशन में मूँछें ऊपर की थी। तो जब उसने चेहरा करीब किया तो वो मेरे बहुत नज़दीक आ गया। सीधे खड़े होकर उसने मेरी एक मूँछ को पकड़ा और ज़ोर से खींचा। मेरा होंठ सारा ऊपर को खिंच गया, और दूसरे हाथ से उसने तड़ाक से एक चमाटा दिया मेरे, इतना ज़ोर का कि मेरा ये सारा होंठ नीचे गिर गया। मैं क्या कर सकता था। एक मुलाजिम आ गया और मुझे आके कहने लगा ये रसीलनी का बड़ा बेटा है, मैडम का बड़ा लाडला बच्चा। मैंने कहा हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा है। थप्पड़ मार के ज़ोर से वो भाग गया कहीं खेलने, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा या अल्लाह, जितनी खुशी खुशी में आया था और जितना मेरा दबदबा था, जो कुछ मैंने सुना था, ये क्या हुआ मेरे साथ। खैर रंज तो हुआ, आज तक है। ये हो क्या गया मेरे साथ। वो चला गया और मैं बैठा रहा। इतने में मैडम आ गई और माजरत करने लगी कि मुझे कुछ काम था। मैंने अभी रसीलनी को फ़ोन किया है, उसने कहा कि मेरा एक शॉट रह गया है, आई होप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जब तक हम बैठ के बातें करेंगे। कहने लगी वुड यू लाइक आउटसाइड। मैंने कहा नहीं, अंदर ही ठीक है। अंदर मेरी काफ़ी मुरम्मत हो गई है, मैं दोबारा बाहर जाकर फिर किसी के सामने पेश होऊंगा। तो बैठ के बातें करने लग गई पाकिस्तान के बारे में। उसको जितना मालूम था, छोटा सा मुल्क है, 2-2.5 साल का अभी बना है। मैंने कहा हाँ अभी बना है। उसके बारे में कुछ तफसीलात पूछती रही। उसने खाने का पूछा तो मैंने कहा आपके शोहर आएंगे, उनके साथ खाना खाएंगे। फिर वो माजरत करके चली गई। उसका एक टेलीफोन आ गया था। मैडम को टेलीफोन बहुत आते थे। चली गई तो अब मैं भी कॉन्शियस होके बैठा हुआ हूँ, या अल्लाह वो जालिम का बच्चा फिर ना आ जाए। एक डर होता है ना आदमी को कि एक घूम रहा है आफत का परकाला। बाद में ये पता चला कि रसीलनी ने कहा आप खाना खाएं, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं डिले हो गया हूँ। मेरा शॉट तैयार नहीं हुआ तो फिर मैं इशफाक साहब से ज़रूर मिलूँगा, ये बात तय है। फिर उसने कहा वुड यू लाइक। मैंने कहा जैसा कहें ठीक है। वो डोंगे लेकर आने लगे। उनके मुलाजिम बावर्दी दस्ताने पहने हुए चीज़ें ला रहे थे। मेरी जान पर बनी हुई थी कि वो छुरी कांटे से खाते थे। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये कैसे खाना है। जब भी कभी वो आलू मेरे आगे भागता रहता है, पकड़ा नहीं जाता, नहीं आता। तो मैं डरा हुआ हूँ। ऐसी जगह पर ख़ास तौर पर बंदे को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चीज़ें आ गईं। इतने में वो जो छोटा आफत का परकाला था, उसके बजाय फिर एक और निकल आया, 4 साल का छोटा परकाला सा। तो मैडम ने कहा ये मेरा छोटा बच्चा है। 2 उनके बेटे थे। तो मैंने कहा हेलो हाय वेरी क्यूट जैसे कहते हैं। तो वो छोटा आ गया, उसने कुर्सी मेरी इस तरफ डाल ली और मेरे करीब बैठ गया।
और मेरे चेहरे को गौर से देखता जा रहा था कि ये क्या चीज़ है अजीबोगरीब सी, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किस किस्म का आदमी है। बावजूद इसके कि दोनों बच्चे बहुत अच्छी इटालियन बोलते थे और मैं भी ठीक ठाक बोलता था, बातें हम करते रहे। और जब खाना लग गया बड़े तलाई और ज़रूरी बर्तनों में, तो हमने शोरबा डाल दिया, जो आगाज़ करने वाला शोरबा होता है। तो वो छोटा बच्चा था, इतना बड़ा उधर बैठा, दूसरा बड़ा उधर बैठा था, दूसरा भी आ गया। खाना तो खाना था ना साथ। तो छोटे ने क्या किया, वो दही का एक प्याला उसको ले मेरे शोरबे में डाल दिया और चमचा लेके उसमें हिला दिया और अपनी चीज़ कुछ खाने लगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शोरबे में दही पड़ा है, इसमें क्या ख़राबी हो सकती है। तो मैंने एक आध चम्मच लिया। तो मैडम ने कहा हाँ आई एम वेरी सॉरी, बच्चे ने मिसबिहेव किया आपके साथ। हम बच्चों को टोकते नहीं हैं, हम इनको नफ्सियाती तरीक़ों पर पाल रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चों को टोका जाए, उनको मना किया जाए, तो उनकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये नई नई तहकीक आई है, हम सारे लोग यूरोप की इस तहकीक पर चल रहे हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे वालिदैन इस मामले में बहुत ही मोहतात हैं, हम बच्चों को कुछ नहीं कहते। मुलाजिम से कहा कि ये प्लेट उठा दो, और इसकी जगह उसने नई ला कर रख दी। तो मैंने शोरबा डाला, तो उसके बड़े बेटे ने केचप की सारी बोतल प्लेट में उंडेल दी। तो मैंने कहा मैं खाता नहीं हूँ, मैं ज़रा से चिकन आलू गोल से कटे हुए वो ले लेता हूँ। वो डाल दिए। तो वो जो बड़ा बेटा था उसने देखा कि ये बड़े शौक़ से खाने वाला है। अभी एक नवाला लिया था कि उसने अपना आलू चढ़ाया फोक के ऊपर और यूँ तिलका के ठक करके, जैसे गुलेल नहीं होती, मेरे नाक के ऊपर। मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन के गया था, ठनाठन मिर्चें डाल के आलूदा हो गया। उसने कहा मैं फिर मार्जत चाहती हूँ, अगर हम इनको कुछ कहेंगे, मना करेंगे, तो इनकी शख्सियत पर बुरा असर पड़ेगा। हम नहीं चाहते बच्चे की शख्सियत ख़राब हो, यूँ आगे चलकर वो बेहतर इंसान बनता है। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। फिर मैंने हाथ ऐसे किए जो भी आदमी प्रोटेक्शन कर सकता है, लेकिन हो नहीं सकी। हाथ ऐसे किए तो छोटे ने खड़े होकर मेरे पाँव के ऊपर अपना पाँव बड़े ज़ोर से मारा। उसके नीचे लोहे के वो लगे हुए थे नेल्स। मेरी चीख निकली खौफनाक किस्म की। मैंने सोचा किस लिए यहाँ आ गया, दफ़ा करो, लानत भेजो, ये एकड़ों के घर होते हैं, मैं कहाँ फंस गया। इतने में रसीलनी का टेलीफोन आ गया। तो मुलाजिम ने आकर ऐलान किया, उसने कपड़ा रखा, टिक टिक करते ऊपर चली गई। अब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, ऊपर जा रही है कि अब जाके टेलीफोन सुनने लग गई है। जब वो टेलीफोन सुन रही होगी, बच्चे दोनों ताक में बैठे थे, मैंने गाली दी और उनके सुर में तेरा गाटा उतार दूंगा कुत्ते। उस बेचारे ने कभी गाली नहीं सुनी थी, इतनी गंदी गालियाँ जितनी मुझे आती थी वो कहीं भी नहीं आ सकती। तो वो काम किया, उसने ज़िंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं था। वो बेचारे डर गए और रंग फक हो गया। मैंने कहा अगर तुमने आवाज़ निकाली तो कोई इटालियन नहीं, कोई अंग्रेज़ी नहीं, खालिस पंजाबी। जे तू फिर ऐ कीता ना, गल वड़ के थाली विच रख देंगा। अब चेहरे से पता चल गया और दहशत आ गई उन पे। इतने में वो अपना फ़ोन सुनकर वापस आ गई और उन्होंने कहा वो फिर माजत कर रहे हैं, कोशिश में कर रहा हूँ, मौका मुझे अगर मिल जाए तो जाने ना देना, ज्वाइन ज़रूर करूँगा। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। फिर वो खाना खाने लगे और दोनों बच्चे भी, हम भी खाते रहे। तो खाने के दौरान जब हम इख्तिताम पर पहुँचे तो मैडम ने कहा प्रोफेसर देखा आपने, अगर बच्चों को डांटा ना जाए तो शख्सियत कैसी होती है, पुरसकून होती है, किस शराफत से खाना खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, नफ्सियात का अच्छा असूल है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं चूँकि बच्चे में एग्रेशन होता है तो वो इसको निकालने के लिए तकिया लेकर डंडे के साथ सतून के साथ बांध के पंच मारो। किसी पर लिख दो अम्मा जी, किसी पर लिख दो अब्बा जी। अम्मा पे गुस्सा आए तो अम्मा पर, और अब्बा पर गुस्सा आए तो अब्बा पर ठा ठा, और इस तरह से एग्रेशन निकल जाता है। ये उनका ख्याल है। चुनाचे पूरी एक दहाई से मैं कहूँगा साइकोलॉजी इस बात पर मिस्ड है कि उनका एग्रेशन निकल जाना चाहिए। माँ बाप के ख़िलाफ़ अग्रेशन तो होता ही है, बेहतर यही है। जो तरीका अब ख़ास तौर पर ब्रिटिश साइकोलॉजी में है, ये कहते हैं डांटना डपटना, इसको इसका मकाम बताना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अगले सफ़ात अगली नशिस्त में। सुनने का शुक्रिया।